हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम बेस्ड डाटा। अब ये टाइम बेस्ड डाटा या टाइम सीरीज होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों को सैम्पल पेपर कोई परचेज करना है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, बेस्ट सैम्पल पेपर परचेज करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको इसका लिंक मिलेगा और इस सैम्पल पेपर के थ्रू आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो सैम्पल पेपर है, उस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं। अगर आप मार्केट में और सर्च करेंगे सैम्पल पेपर, तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स यानी कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आउट ऑफ क्वेश्चंस भी उसके अंदर डाल रखे हैं। लेकिन हमने पूरी रिसर्च करके, पूरा सोच के, समझ के इसके अंदर क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से आप कर सको। और जिन बच्चों ने ये सैम्पल पेपर ऑलरेडी परचेज कर रखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो रिव्यू है वो ज़रूर इसके अंदर डालें, ताकि और जो बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके कि ये सैम्पल पेपर किस तरह का है और इसके अंदर किस किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने जो डाटा है हमारे पास, जो चैप्टर है हमारे पास, टाइम बेस्ड डाटा या फिर टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम नंबर्स को एक किसी भी मेजर ऑफ टाइम को लेकर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख सकें, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जब आप लिखोगे, उसके लिए आप कोई भी मेजर ऑफ टाइम ले सकते हो। आप ईयर वाइज कर सकते हो, आप मंथ वाइज कर सकते हो, आप डे वाइज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे पूरे दिन के टेम्परेचर का डाटा रिकॉर्ड करना है, तो टेम्परेचर का डाटा मैं 1 बजे इतना है, 2 बजे इतना है, 3 बजे इतना है, 4 बजे इतना है। ठीक है। या आजकल जो दिल्ली के अंदर तो हॉट फेवरेट चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, कि इतने बजे AQI इतना है, AQI इतना है, AQI इतना है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो AQI है, इसके ऊपर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है कि AQI क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या क्या हैं। अभी तक वो सही ढंग से समझ नहीं पाए कि क्या ऐसे कारण है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें, क्या ऐसे कारण है कि भाई क्यों ये बढ़ रहा है, ताकि उसको कंट्रोल करने के लिए उस हिसाब से हम कदम उठा सकें। खैर, ये तो चलो एक अलग बात होगी। तो मैं जो आपको बता रहा था, टाइम बेस्ड डाटा यानी टाइम सीरीज। तो आप किसी भी तरीके से जो भी डाटा होता है, जब हम उसको किसी भी टाइम फ्रेम, टाइम मेजर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। जैसे हम सेंसस करते हैं, ठीक है, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। अगर आप अपने स्कूल का रिजल्ट देखिए, एनुअल रिजल्ट 2022-23 का रिजल्ट इतना है, 23-24 का रिजल्ट इतना है, उससे पहले का रिजल्ट इतना है। तो आप कोई भी मेजर ऑफ टाइम ले सकते हो, डे हो, मंथ हो, या फिर आवर्स हो, या फिर ईयर्स हो, जैसे मर्जी हो। तो उस पूरे डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। देखिए, टाइम सीरीज का डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है कि किस तरह का ट्रेंड चलता आ रहा है और आगे क्या ट्रेंड हो सकता है। अगर मैं मान लो टेम्परेचर का डाटा लेता हूँ कि भाई रात को अगर 1 बजे से हम स्टार्ट करें कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस तरह का ही टेम्परेचर है, उसके बाद फिर आगे का दिन का टेम्परेचर करेंगे, तो हमें नेक्स्ट डे का भी थोड़ा आइडिया रहता है कि टेम्परेचर यहाँ पर लगभग लगभग कितना होगा। अगर मैं कहीं पर प्लान कर रहा हूँ, कहीं आउटिंग का मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं उसका टेम्परेचर देखूंगा कि भाई टेम्परेचर वहाँ पर किस तरीके का है, ताकि उसी हिसाब से मैं अपने जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े लेने हैं या नहीं लेने हैं, या गर्म ऐसे नॉर्मल कपड़ों में काम चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे उससे एक आइडिया लग जाता है। ठीक है। आप जब आप किसी कंपनी का वो बनाते हो, डाटा बनाते हो कि जो कंपनी की सेल है वो 1 साल बाद इतनी हुई, 2 साल बाद इतनी है, 3 साल बाद इतनी, यानी ईयर के हिसाब से 4, 5, 6, 7, 8 आप कई सालों का डाटा आप निकाल लेते हो। तो आपको उस कंपनी की ग्रोथ का आइडिया रहता है कि भाई कंपनी की ग्रोथ हो रही है या कंपनी डिक्लाइन कर रही है। डाटा से आपको दोनों चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि आगे जो ट्रेंड बनने वाला है वो किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है। क्या वो कंटिन्यूसली ट्रेंड है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, सब तरीके का आप उसमें पता कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें हम पता कैसे करते हैं, इनको पता करने के लिए टाइम सीरीज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम समझेंगे अभी। और उन कंपोनेंट्स के बाद फिर हम मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, इनकी जो ट्रेंड एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें एक मेथड होता है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की, कि कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तो जो टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे पहला जो ट्रेंड होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड कंपोनेंट, या फिर आप सेक्युलर ट्रेंड भी बोल सकते हो, सिंपल ट्रेंड भी बोल सकते हो। अब इसके अंदर जो सबसे जो मेन चीज़ है कि डाटा आपके पास
काफ़ी मतलब कई सालों का होना चाहिए अप्रोक्सीमेट। आइडियली हम कहते हैं कि भाई 10 साल, कम से कम 10 साल का डाटा आपके पास हो, तब हम इससे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। उस ट्रेंड लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। अब जब आपके पास कम से कम 10 साल का डाटा किसी कंपनी का, मान लो किसी कंपनी का डाटा आपके पास पिछले 10 साल का है, तो उसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। कंपनी की ग्रोथ हो ज़्यादा तेज़ी से हो रही है या कंपनी की ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, जो भी है आप उससे इजीली पता लगा सकते हो एक ट्रेंड लाइन सेट करके कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो क्या है, किस तरीके का है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कम से कम आपको आइडियली जो हम कहते हैं कि भाई 10 साल तक का डाटा कम से कम आपके पास होना चाहिए। और इसके अंदर जो शिफ्टिंग होती है ना, वो बहुत ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है, बहुत स्लो शिफ्टिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप इसका ग्राफ देखोगे तो एकदम से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है या नीचे की तरफ बढ़ता है, जैसा भी परफॉर्मेंस होती है, जैसा भी डाटा हमारे पास होता है। लेकिन इसके अंदर जो शिफ्टिंग होती है ना, बहुत ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है, बहुत धीरे धीरे शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रेंड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी इज यूज टू डिनोट लॉन्ग टर्म ट्रेंड। उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड आता है आपके पास, ये आता है साइक्लिकल कंपोनेंट। अब साइक्लिकल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे साइकिल जैसे आप चलाते हो, साइकिल में जब पेडल्स होते हैं क्या होता है भाई, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ठीक है, इसी से हमारे पास ही साइक्लिकल ट्रेंड का एक नाम बनता है, क्योंकि इसके अंदर भी डाटा के जो फ्लक्चुएशन है वो ऐसा नहीं है कि कुछ सेट नहीं है कि भाई वो धीरे 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है, वो एकदम मूव भी कर सकता है, तेजी से भी मूव कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो, अगर हम किसी कंपनी का ग्रोथ चार्ट लेते हैं तो उस ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कंपनी की जो सेल्स है किसी साल बहुत ज़्यादा जा रही है या किसी साल हो सकता है डिक्लाइन भी हो रही हो। तो वहाँ पर मतलब एक साइकिल टाइप इस तरीके से स्विंग, जैसे आप स्विंग ट्रेंड भी कह सकते हो, तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेंड बनता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और नॉर्मली इसका जो डाटा हमें चाहिए होता है कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक का डाटा आपके पास हो, एटलीस्ट इतना डाटा तो हो ताकि आप सही ढंग से उसको एनालाइज कर सकें। ये नहीं कि 1 साल का डाटा उठाया और हमने भाई देखा कि 1 साल में कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो भैया लगा दिया पैसा, पता लगा कि पैसा डूब गया। या फिर कंपनी किसी वजह से, हो सकता है कई बार उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंज होता है, तो उस वजह से कंपनी का जो सेल्स होती है किसी पर्टिकुलर ईयर में नीचे जा रही है, लेकिन कंपनी पीछे से बहुत अच्छा ग्रो करती आ रही है। तो आपको कम से कम 3 से 8 साल तक का डाटा देखना चाहिए ताकि आप सही ढंग से कंपनी की ग्रोथ का आइडिया ले सको कि भाई किस तरीके से कंपनी आगे चलेगी। ठीक है, एक एस्टिमेटेड आइडिया हमारे पास होता है। एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, लेकिन एक एस्टिमेटेड आइडिया आपके पास होता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या रहेगी, उसके हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास सीजनल कंपोनेंट। अब सीजनल कंपोनेंट के लिए आपके पास 1 साल तक का डाटा इनफ होता है, क्योंकि सीजनल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि ये रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सीजनल का मतलब यहाँ पर खाली वेदर नहीं है। ठीक है, वेदर कंडीशंस नहीं है कि भाई समर्स आ गई, विंटर्स आ गई और या फिर ऑटम आ गया या फिर, ठीक है, सीजन का हिसाब नहीं है। सीजन यहाँ पर सीजनल का मतलब हो गया कि कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब हर साल रिपीट होती रहती है, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, हमारे बहुत मतलब हमारे देश के अंदर तो स्पेशली बहुत सारे रिलीजन है, उनके हिसाब से उनके अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, और फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग ही उसी पर्टिकुलर फेस्टिवल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी सेल्स ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिकल और सीजनल कंपोनेंट। तो इस सीजनल कंपोनेंट के अंदर बेसिकली, जैसे मान लो अभी दिवाली, अभी दिवाली गई है। ठीक है, बहुत सारी लड़ियाँ मेरे पास रखी हैं। लड़ियाँ मैं अब खरीदता हूँ, कब खरीदूंगा भाई, दिवाली का टाइम आएगा जब भी ज़्यादा खरीदूंगा, या घर में कोई शादी ब्याह होगा तब खरीदी जाती है। लेकिन शादी ब्याह का कुछ भरोसा नहीं कि कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन दिवाली का मुझे पता है कि हर साल दिवाली आनी है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क का काम करते हैं, तो काफ़ी आपके जो स्टॉक होता है उनके अंदर ना काफ़ी स्टॉक ऐसा इकट्ठा कर लेते हैं जो कि दिवाली के टाइम में उनकी सेल होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड रहता है कि उनको इतनी सेल उनकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जब विंटर सीजन आता है तो जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं उनकी सेल हो जाती है, समर्स में समर्स की हो जाती है। अगर आप कोई इवेंट देखो, जैसे आप आपका इवेंट अपना देखो, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जब तो एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय स्टेशनरी की जो डिमांड होती है, जो एग्ज़ाम बोर्ड्स होते हैं या एग्ज़ाम शीट्स होती हैं या उससे रिलेटेड जो चीज़ें और हो सकती हैं, उन सब की जो सेल्स है वो ज़्यादा बिकती है। ठीक है, ज़्यादा होती है वो सेल्स उनकी। तो मतलब सीजनल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर कोई भी इवेंट या पर्टिकुलर कोई सीज़न, और फिर वो रिपीट होता है।
अब पता है कि दिवाली पर सेल इस साल इतनी हुई है, तो अगले साल के लिए मुझे थोड़ा आइडिया रहता है कि कितना स्टॉक रखना चाहिए, कि दिवाली पर इतनी सेल हो सकती है, कितनी मिठाइयाँ मुझे बनानी चाहिए ताकि दिवाली पर अगले साल में इतनी मिठाइयाँ सेल कर सकता हूँ, क्योंकि इस साल मैंने इतनी मिठाई सेल करी है तो अगले साल में इतनी सेल कर सकता हूँ। तो एक एक्सपेक्टेड मेरे को एक आइडिया हो जाता है। तो सीजनल और साइक्लिकल में जो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि सीजनल के अंदर रिपीट होती हैं चीज़ें, ठीक है, सीजनल के अंदर रिपीट होती हैं चीज़ें, और इसके लिए डाटा आपको एक साल का डाटा आपको मिल जाता है तो इनफ होता है। लेकिन जब साइक्लिकल की हम बात करते हैं तो आपको कम से कम 3 से 10 साल का डाटा चाहिए होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो रिपीट होगा। कंपनी की ग्रोथ अगर एक साल बढ़ रही है, अगले साल जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगी, हो सकता है वो घट भी जाए, या हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन वो रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद आता है इर्रेगुलर ट्रेंड। अब जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, इर्रेगुलर है मतलब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता अब क्या क्या हो जाए, कब कैसा किस तरीके की कंडीशन आ जाए, यानी ऐसी कंडीशन जो इंसान के बस के बाहर है, ठीक है, जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाए, ठीक है, कहीं पर बहुत मतलब क्या कहते हैं कि वो फायर बस्ट हो जाए, ठीक है, मान लो किसी कंपनी के अंदर आग लग गई। अब आग लगने का मतलब है कि कंपनी का सब कुछ डावाडोल। अब पता नहीं, कंपनी की ग्रोथ तो डेफिनेटली जाएगी जाएगी नीचे, ठीक है, लेकिन अब पता नहीं वो कब जाके वो ट्रैक पर आ पाएगी। कहीं पर किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं। अभी जो कोविड की सिचुएशन आई थी वो भी आप इरेगुलर ट्रेंड में डाल सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोविड बार बार आता रहेगा, ठीक है, कोविड के बाद अब हम उसको देखते हैं कि भाई अब पता नहीं कब आएगी चीज़ें, वो कब नहीं आएगी, मतलब वो ऐसी चीज़ थी जो कि इंसान से बस के बाहर की बात थी। वहाँ पर कई इंडस्ट्री ऐसी थी जिनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं इरेगुलर ट्रेंड, जब किसी का भी बस इसके ऊपर नहीं चलता, और इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं आई सिंबल से। अब टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक को हम बोलते हैं एडिटिव मॉडल और एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं, ठीक है, ट्रेंड कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, और ये यहाँ पर आई है, एल नहीं है सॉरी, ये आई है यहाँ पर इरेगुलर कंपोनेंट। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आती है, ठीक है, यानी जैसे इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आपको ट्रेंड कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप ओरिजिनल वैल्यूज में से इन तीनों को आप माइनस कर दो तो आपके पास ट्रेंड कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में यही होता है सब कुछ, लेकिन प्लस की जगह वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आपको ट्रेंड कंपोनेंट निकालना है तो आपको ये साइक्लिकल, सीजनल और लॉन्ग टर्म जो इरेगुलर ट्रेंड होता है, इस इन सब से आपको ओरिजिनल ट्रेंड, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देना होता है। लेकिन इसके क्वेश्चन आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आगे जाके आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आप वहाँ पर इसको जाके पढ़ेंगे, अगर आप आगे मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो। अभी आपके पास सिर्फ इतना ही है कि दो आप हमारे पास जो मॉडल हैं, दो मॉडल हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अब इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए कई मेथड होते हैं, वैसे तो हमारे पास टोटल मिलाकर लगभग 4 मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड होता है, फ्री हैंड कर्व जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसमें सेमी एवरेज मेथड होता है, उसके बाद मूविंग एवरेज मेथड होता है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर मूविंग एवरेज मेथड है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। तो ये आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज मेथड को, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को। अब यहाँ पर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में क्या होता है, इसमें आपको जैसा कि यहाँ पर ये सारा कुछ थ्योरी पढ़ने की बजाय हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहाँ से हम इसको समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। इसमें टोटल आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जब आपके पास n ऑड होगा या फिर इवन होगा। एन पहले हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर एन ऑड होगा, मतलब जो डाटा आपको दे रखा है उसमें जो आपने टाइम मेज़र ले रखा है वो ऑड नंबर्स में है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, 10 नहीं सॉरी ऑड नंबर्स में होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से। तो पहले हम ऑड नंबर वाला डाटा समझेंगे कि उसमें आपको मेथड ऑफ मूविंग एवरेज कैसे लगाना है, उसके बाद फिर समझेंगे इवन नंबर्स वाला डाटा। तो बस ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगा ऑड के, 2-3 क्वेश्चन इवन के, उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको ये करना है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको, उसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कैलकुलेट यूजिंग द 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है, यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाए तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना है।
तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है या नंबर ऑफ डेज जो दे रखे हैं ये कम दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर 3 ईयर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करो। अगर ज़्यादा दे रखे हैं तो 5 ईयर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करो। अगर उससे भी ज़्यादा दे रखे हैं तो 7 ईयर मूविंग का एवरेज इस्तेमाल करो। कोशिश आपको करनी है कि ऑड नंबर्स में रहना। ऑड नंबर कंपेरेटिवली टू इवन नंबर थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ऑड इसमें आपको मूविंग एवरेज में कैसे निकालना होता है। ऑड नंबर जब आपको दिए होते हैं तो हम देखेंगे, हमें यहाँ पर टोटल ईयर जो दे रखे हैं 7 ईयर का हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी की जो भी सेल्स है, जो भी वैल्यू है वो ये दे रखी है 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13। ये दो कॉलम आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। अगर क्वेश्चन में 3 ईयर बोलेगा तो 3 का निकालना है, 5 का बोलेगा तो 5 का निकालना है। अब 3 ईयर मूविंग टोटल में हमें करना क्या होता है, जो पहले 3 ईयर आपके पास आ रहे हैं इनका टोटल करना है। तो इनका टोटल अगर आप करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 5 11। अब 11 आपको लिखना कहाँ है, जो इनकी सेंट्रल वैल्यू आ रही है, इन तीनों की जो सेंट्रल वैल्यू है यानी ये वाली, इसके सामने आपको 11 लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो पहले वाली वैल्यू है इसको छोड़ देंगे, इसको अब छोड़ दो आप। ठीक है, इस वाली वैल्यू को छोड़ दो। उसकी जगह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू ले लेंगे। 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब हम 16 लिखेंगे यहाँ पर 5 के सामने, ये आ गया 16। फिर उसके बाद आगे वही काम करना है, आपको 4 को छोड़ देना। आपको ऐसे क्रॉस नहीं मारने, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं आप भी क्रॉस मार मार के चलते रहो। आप ऐसे स्किप कर, ऐसे इसको हाइड कर सकते हो। उसके बाद देखो 5 + 7 12 + 8 20। तो इन तीनों का टोटल 20 आ गया, वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद आपको 5 को छोड़ देना है, 7 + 8 15 और 10 25, ये लिख दिया। उसके बाद आपको 7 को छोड़ देना है, फिर 8 और 10 18 और 13 31, ये आ गया आपके पास 31। तो ये आपके पास क्या बना, 3 ईयर मूविंग टोटल। अगर यहाँ पर डे लिखा होता तो यहाँ लिख देते 3 डेज मूविंग टोटल। यहाँ पर आर लिखा होगा तो लिखेंगे 3 आर मूविंग टोटल। जैसा भी डाटा आपको यहाँ दिया हुआ है वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ तो डे लिखा है आप लिखते हो सर आपने तो 3 ईयर बताया था, 3 ईयर 5 ईयर बताया था। तो भैया जैसे भी आपको मेजर ऑफ टाइम दे रखा होगा ना, वैसे आपको यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इनकी एवरेज निकालनी है, इनकी ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि 3 ईयर मूविंग टोटल आपने लिया है तो इस वैल्यू को 3 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे, राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस में लिख देंगे 3.67। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे। ठीक है, इसको आप एवरेज लिख सकते हो या 3 ईयर मूविंग एवरेज लिख सकते हो या ट्रेंड वैल्यू लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप लिख दो। तो आपके पास जो फाइनल डाटा आया, ट्रेंड वैल्यू जो आई है वो ये वाली आ गई है। तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यू थी, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी। अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी होगी और ये ट्रेंड वैल्यू लेनी होगी। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे एक थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा आपको दिया हुआ है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5, 6 एंड 7। अब जो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 13 तक है, तो मैं यहाँ पर 2 2 का गैप ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे ईयर, यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू। अब जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर के सामने वैल्यू क्या है, 2 है। तो फर्स्ट ईयर के सामने वैल्यू 2 है, यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर 4 पे मार्क करेंगे। उसके बाद 5 4 और 6 के बीच में आ जाएगा। फिर 7, उसके बाद 8 इधर आ गया। फिर 10, उसके बाद 10 के सामने जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको सही से आप बना पाओगे 13। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आ गई आपके पास ओरिजिनल वैल्यू। अब दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो आपने ट्रेंड वैल्यू निकाली है। अब ट्रेंड वैल्यू जो आपने निकाली है तो उसको जैसे अब यहाँ पर ये किसके सामने आपको मार्क करना है, 2 के सामने 3.67, 2 के सामने 3.67। तो यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा आइडिया से ले लेते हैं। फिर 5.33, यहाँ पर 5.33,
उसके बाद 6.67, फिर 8.33, उसके बाद फिर 10.33, 10.33। अब ये वाला जो डाटा आपके पास आएगा, या तो उसको आप डॉटेड लाइन में दिखा दो, कलरफुल है तो फिर आप कंप्लीट भी दिखा सकते हो। तो ये आपकी आ जाएगी ट्रेंड लाइन, जिसे हम बेस्ट फिट लाइन भी बोलते हैं, या लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ना, ये आपको ट्रेंड दिखा रही है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो रही है, धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है। तो इस तरह का जो ट्रेंड होता है वो सेक्युलर ट्रेंड कहलाता है। तो अगर ग्राफिकली आपको बोला जाएगा तो ही करना है, अगर नहीं बोला जाएगा तो कोई करने की नीड नहीं है, फिर आपको सिर्फ ये कॉलम बना के इतने ट्रेंड वैल्यू निकाल के इसको छोड़ देना है। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं 3 ईयर का ही, इसमें आपको ग्राफ भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये वीक के 7 दिन का डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 3 ईयर मूविंग टोटल, ठीक। और उसके बाद फिर आपको एवरेज यानी ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। तो वही काम करना है आपको, जो 3 साल है स्टार्टिंग के, इनको तीनों को ऐड करोगे, इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अगली बार में इसको छोड़ दोगे और आप इसको पिक करोगे 59 को, इन तीनों का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इन तीनों का टोटल करेंगे, ये आ गया। इन तीनों का टोटल ये आ जाएगा, और इन तीनों का टोटल ये आ जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको एक एक ऊपर से छोड़ते चलना है, नीचे वाले को लेते हुए चलना है। ठीक है, इस तरह से तीनों का टोटल करते जाएंगे, टोटल आ जाएगा, और इन सबको 3 से डिवाइड करके आपके पास ये ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। इसको जब ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि आप ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करेंगे, ये मंडे का डाटा हो गया, फिर ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का, ये थर्सडे का, फिर फ्राइडे का, और फिर सैटरडे और संडे का। जब आप एवरेज निकालोगे, ट्रेंड वैल्यू निकालोगे, तो एक तो ये आपके पास वैल्यू आ रखी है, एक यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ठीक है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये गलत है, ये नहीं है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रखी है, बस इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी, और ये हमारे पास इसकी एक्चुअल जो लाइन है वो आ जाएगी। तो बस इतना सा काम करना है आपको जब भी ऑड ईयर्स की बात करेंगे। तो 3 के अलावा 5 का आ सकता है क्वेश्चन हमारे पास, एक 5 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी 3 साल का है। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके बुक में दिया हुआ है, ये 5 ईयर का डाटा हमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए, आपको जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपने क्या करना है, क्योंकि हमें 5 ईयर का मूविंग टोटल निकालना है। अब 5 ईयर मूविंग टोटल निकालना है तो आपको ये 1 2 3 4 5, इन 5 को ऐड कर देना है। इनको ऐड करके अब इनकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो ये वाली है, तो इसके सामने आपको इसका टोटल करना है। 5 साल दिया हुआ है, या 5 दिन दिया हुआ है, या 5 घंटे दिया हुआ है, तो 5 वैल्यूज़ को लेनी है और उनको टोटल करना है। टोटल में जो सेंट्रल वाली वैल्यू हो उसके सामने आपको इसको लिख देना है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इजी कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। 3 ईयर में तो आपको 3 वैल्यूज ऐड करनी होती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5 में या 7 में आ जाए तो आपको 5 वैल्यूज ऐड करनी होती है। तो अब यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और हमें क्या लेना है, इसको लेना है। तो आप इन पांचों को ऐड करने की बजाय आप इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। क्या वैल्यू यहाँ पर 442 है, और यहाँ पर क्या हमने लिए 515। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो 5 - 2 3, 11 - 4 7, 73 का डिफरेंस है। तो ये जो 73 का डिफरेंस है, बस यही आपको इसमें ऐड कर देना है। 2350 में ऐड करोगे 73, तो आपके पास ये बन जाएगा 2423। ठीक है, ये तो मैंने अभी फिर भी लिख कर किया है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर 442 है, तो 442 से अगर आप 500 तक पहुँचते हो तो आपको 58 का गैप मिल जाता है, और 58 के बाद मतलब 500 के बाद आपको 15 और आगे जाना है। ठीक है, यानी आप इस तरीके की अप्रोच यूज करो कि 442 से मेरे को अगर 500 तक जाना है तो यहाँ पर 58 का गैप है, और 500 से फिर 515 तक जाना है तो यहाँ पर 15 का गैप है। तो 58 और 15 को ऐड करोगे तो आपके पास 73 आ जाएगा। तो वर्बली आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो ताकि आप जल्दी अपनी कैलकुलेशन कर सको। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम यहाँ पर आ गए। अब हमने इसको छोड़ देना है और हमें किसको लेना है, 520 को लेना है।
तो 527 को मैंने छोड़ दिया, दैट मीन्स मुझे 500 तक पहुंचने के लिए 73 चाहिए। ठीक है, 427 में 73 ऐड करूंगा तो 500 आ जाएगा। तो 73 मेरे को यहाँ से चाहिए और 20 मेरे को यहाँ से चाहिए, तो टोटल कितना बन गया 93। तो आपको सीधा इसमें 93 ऐड कर देना है। 2423 में 93 ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये अप्रोच आप यूज़ करोगे तो आपको इन पाँचों का टोटल बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 467 को छोड़ेंगे तो आपको कितना लेना है, 527 लेना है। 467 से 500 तक पहुंचने में आपको 33 चाहिए। 33 ये और 27 यहाँ पर ये, तो कितना आ गया, 7 3 10 3 2 5 6 60 का डिफरेंस आ गया। आप 60 को इसमें ऐड कर दोगे, आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो डाटा है वो आप जल्दी इसको ऐड कर पाओगे। एक ट्रिक तो ये होगी। दूसरी ट्रिक इसमें ये हो सकती है कि जब आप इसको 5 से डिवाइड करने जाओगे, हमें ये वाली जो वैल्यू निकालनी होती है, एवरेज की ट्रेंड वैल्यू निकालनी होती है, तो ये वाली जो वैल्यू है 2350, क्योंकि हम 5 ईयर का कर रहे हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे ही होता है, 3 ईयर वाले में 3 से करेंगे, 5 ईयर वाले में 5 से करेंगे, 7 ईयर वाले में 7 से करेंगे। तो 5 की हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी कि आप 5 से डिवाइड मत करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा, 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4 और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 470। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 4 2 3 आया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। तो 5 से अगर आपको कभी भी डिवाइड करना हो तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने सबको ऐसे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करके ये आपके पास इसकी एवरेज आ गई, या जो ट्रेंड वैल्यू कह सकते हो आप, ट्रेंड वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास 3 साल का, 5 साल का, और आई थिंक आपके बुक में एक 7 ईयर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रहा 7 ईयर का, 7 डेज का है एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको वही करना है, आपको 7 डेज का डाटा लेना है। पहले आपने 7 डेज का डाटा लिया यहाँ तक, इन सबको ऐड किया, ऐड करके जो मिडिल वाली टर्म थी उसके सामने आपने इसका टोटल लिख दिया। अब उसके बाद आपने 48 को 52 को छोड़ देना है और 55 को लेना है। अब मैं वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। आपको इन सातों को, अगर आप वो ट्रिक इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 52 को छोड़ोगे, 55 को लोगे, फिर इन सबका टोटल करके फिर लिखोगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप 52 को छोड़ रहे हो, आप 55 को पिक कर रहे हो, मतलब 3 आप एक्स्ट्रा बढ़ रहे हो। तो 3 बढ़ रहे हो तो सीधा इसके अंदर 3 ऐड करो, 4 2 9 हो गया ना। ठीक है, क्यों इतना लंबा चौड़ा में करना। ऐसे 48 को आप छोड़ रहे हो और 47 को ले रहे हो, तो मतलब एक कम कर रहे हो। एक कम कर रहे हो तो आपने एक कम कर देना, इसमें 429 में से एक कम कर देना, 428। फिर 64 को आप छोड़ रहे हो, 61 को ले रहे हो, दैट मीन्स आप 3 कम कर रहे हो, तो 3 आपको यहाँ पर कम कर देना। 428 में से 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 425। तो इस तरीके की अप्रोच यूज़ करोगे तो फटाफट आपका टोटल आ जाएगा। और फिर इन सबको आपको 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज़ निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 7 ईयर का। तो 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एक ही तरीके से निकलेंगे। बस 3 ईयर वाले में 3 को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। 5 ईयर वाले में 5 को ऐड करना है, 5 से डिवाइड करना है। 7 ईयर वाले में 7 को ऐड करना है और 7 से ही डिवाइड करना है। तो और नंबर में ये आपका चलता रहेगा। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर में आपको क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। ठीक है, क्या काम बढ़ेगा, देखो आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, ये आई थिंक अभी और भी नीचे है। ये डाटा हमारे पास है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर एक एक गैप छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है। आपको भी ऐसे लिखना है। ऊपर वाले 2 में मैंने गैप नहीं छोड़ा है, लेकिन आप सारे गैप छोड़ के लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे सर कहाँ पर गैप छोड़ना है, कहाँ पर गैप नहीं छोड़ना, बता दो। तो आप सभी वैल्यूज़ को गैप छोड़ छोड़ के लिखो। आपके पास लाइंस वाले पेज होते हैं, जो एग्जाम शीट होगी वो भी लाइंस वाली मिलेगी, तो उसके अंदर आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना। तो 1984 फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद 1985 फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर 1986। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डाटा आता है तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो आप बाद में जाके परेशान होगे। तो ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जब भी आप डाटा को लिखोगे एक एक लाइन छोड़कर ही लिखना। उसके सामने जो वैल्यूज़ आपको दे रखी होंगी उनके सामने हमने लिख लिया। ये 2 चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर मिल गई। अब ये आगे के 3 कॉलम हमें बनाने हैं। स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर 4 डे का पूछ रहा है मूविंग टोटल, तो हमें 4 डेज का मूविंग टोटल लेना है। तो पहली 4 वैल्यूज़ लिखनी है।
अब पहली 4 वैल्यूज को हमने टोटल कर लिया, टोटल आ गया 130। अब समस्या आती है कि इसको लिखे कहाँ पर, क्योंकि और जब ऑड नंबर वाले हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें एक हमारे पास मिडिल वैल्यू होती थी, तो उसके सामने हम डाटा को लिख देते थे, इसका टोटल इतना आया। लेकिन जब आप इवन नंबर में करोगे तो एक आपके पास मिडिल वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 मिडिल वैल्यू हैं उनके बीच का जो गैप है उसके सामने आपको इसको लिखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपको छोड़ के लिखना है। अगर आप ये लाइन नहीं छोड़ोगे तो फिर आप छोटा छोटा लिखोगे, उनके बीच बीच में खाम परेशान होगे। तो बेटर है कि आप लाइन को छोड़ छोड़ के लिखो ताकि आप इजीली अपने डाटा को यहाँ पर लिख सको। ठीक है, पहले 4 का हमने टोटल करना है, जो उनकी 2 सेंट्रल वैल्यू आई हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पर इसके सामने आप लिख दो 130। फिर सेम काम आपको आगे करना है। अब आपने 12 को छोड़ना है, 70 को ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टोटल 188 आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अगले 4 का टोटल करोगे उसको आपको यहाँ लिखना है, अगले 4 का टोटल करोगे फिर यहाँ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जो गैप हमने ये छोड़ा हुआ है ना, इस गैप के अंदर ही आपको ये चीज़ें लिखनी है ताकि आप लिखने में कंफर्टेबल रहें। उसको छोटा छोटा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर आप लिख पाएंगे। तो आई थिंक ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि आपको 4 का टोटल करना है। प्रोसेस वही है, तो 3 ईयर वाले में 3 को टोटल किया था, 5 वाले में 5 को टोटल किया था, 7 वाले में 7 को किया था, 4 ईयर वाले में 4 का टोटल कर देना है। फिर ऊपर से एक वैल्यू छोड़कर नीचे वाली एक वैल्यू लेनी है, फिर अगले 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4, बस ऐसे करते करते आपको इनका टोटल कर देना है। टोटल आ गया। टोटल के बाद फिर हम क्या करते थे, जब हम 3 ईयर मूविंग वाला कर रहे थे तो हम उसके अंदर 3 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर भी आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे 130 को, तो आपके पास ये आ जाएगा 32.5। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको सबको 4 से डिवाइड कर देना आपको। ठीक है, यहां तक का जो प्रोसेस है वो सेम है, यहां तक का प्रोसेस सेम है, लेकिन इसके बाद जो इवन वाले क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे सेंट्रल मूविंग एवरेज। ठीक है, सेंट्रल मूविंग एवरेज एक आपको और कॉलम यहां पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप जो वैल्यूज लिख रहे हो वो यहां पर लिख रहे हो, ब्लैंक स्पेसेस पे लिख रहे हो। हमें प्लॉट करने के लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, सिर्फ 2 वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और प्लस करके इनको 2 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि आप 2 वैल्यू का टोटल कर रहे हो, 4 का नहीं कर रहे हो। अब 4 वाला काम हमारा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये जो लास्ट कॉलम आपके पास बन रहा है इसमें इन दोनों का टोटल करो और टोटल करके इसको 2 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इसका टोटल जैसे आपके पास कितना बन रहा है 0.5 702 9 4037, ये वैल्यू आपके पास आ रही है। अब इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 39.75। अब फिर आपको वही काम करना है कि इसको आप छोड़ देंगे, अब इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करके फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको इन दोनों का टोटल करना है, 2 से डिवाइड करना है। हर बार मतलब प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ पर हर बार आपको 2 से ही डिवाइड करना है और 2 का ही टोटल करना है। चाहे आप यहाँ पर 4 ईयर का निकालोगे, चाहे 6 ईयर का निकालोगे, 10 ईयर का निकालोगे, इस वाले कॉलम में आपको 2 को ही टोटल करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। तो ये आपके पास एक फाइनल कॉलम बनेगा जिसको हम बोलेंगे इसकी ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, ये इसमें फ़र्क है इवन वाले में, बाकी सब कुछ काम वही है, ऑड वाला ही है, लेकिन एक लास्ट जो कॉलम होगा ये इवन वाले में एक्स्ट्रा होगा। इसमें आपको लास्ट में जो वैल्यू यहाँ पर आई है आपके पास 4 ईयर मूविंग एवरेज, उसका 2 का टोटल करना है और 2 से डिवाइड करना है। क्लियर होगी ये बात? एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, मेरे ख्याल 4 ईयर तक के ही दे रखे हैं, 6 ईयर का कोई है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में 4 ईयर तक के ही आते हैं। एक ये 6 ईयर का आपको दे दिया। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। कि ये डाटा हमें दिया हुआ है। अब इसमें आपको वैसे स्टार्ट करना है कि पहले 6 का टोटल करना है, 6 का टोटल करके कहाँ लिखोगे, जो बीच की 2 वैल्यूज़ आ रही है आपके पास, 3 3 6 ही होगी ना, ये बीच की 2 वैल्यू है, इनके सामने जो स्पेस होगा खाली वहाँ पर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर इवन वाले में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैंक, एक स्पेस ब्लैंक छोड़ छोड़ के ही लिखना, आप सीधा सीधा मत लिख देना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टोटल लिखने में दिक्कत आएगी कहाँ पर आप लिखोगे, और फिर कई सारी चीज़ें जब लिखनी पड़ती हैं तो वो उसको छोटा छोटा लिखना पड़ता है, दिक्कत आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आए ना, इसलिए पहले ही आप ध्यान रखना। ठीक है,
अगले फिर 18 को छोड़ के हमने 31 को लिया तो इसमें 13 ऐड कर देंगे, इसमें 13 ऐड कर दोगे ये आ जाएगा। वो ट्रिक आप वही इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने पहले आपको बताई है, ठीक है। ये टोटल आएंगे सारे, ये टोटल आप लिखते जाएंगे। टोटल लिखने के बाद इनको 4 से डिवाइड करना है सबको, तो आपके पास 4 मंथ की मूविंग एवरेज आ जाएगी। बस ये लास्ट वाले कॉलम में आपको दो दो को ही ऐड करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। इन 2 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, फिर अगले 2 को डिवाइड करना ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर अगले 2 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। यही प्रोसेस आपका पूरा चलता रहेगा। इस तरह से आप इवन नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में भाई आपको किसी क्वेश्चन में अलग ऐसे लिखना है, किसी क्वेश्चन में अलग लिखना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जैसे पूछते हैं कि सर डाटा को लिखना कैसे है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, अक्सर आप लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपकी बुक में जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर आपके पास बुक है तो अभी निकाल लें, और साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है। अब ये वाला डाटा आपको ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल उसमें वे में लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, पहले जनवरी फरवरी का पूरा ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, दिसंबर तक। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ईयर आपने लिख लिया, 2005 की बात कर रहा है, उनके जो मंथ के नेम है वो डायरेक्टली लिखते जाओ, जहाँ पर वो ख़त्म होंगे उससे अगला ईयर आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसका जो डाटा होगा वो आपको ऐसे लिख देना है और आपको ऐसे ही लिखते हुए चलना है डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे इससे जो पिछला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, उसमें आपको कैसे दे रखा है, से ये क्वेश्चन है। अब आपको लिखने के लिए इसमें अब इसमें लिखने के लिए आपको बुक में अगर आप देखोगे तो आपको पहले ईयर लिखा हुआ है, ईयर का 2010 के 4 क्वार्टर लिखे हुए हैं, तो 2010 के 4 क्वार्टर लिखे हुए हैं, बॉक्सेस बना रखे हैं। तो 2010 के जो 4 क्वार्टर हैं यहाँ आपने लिखा 2010, और यहाँ आपने जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, ये चारों लिख लिए। उसके बाद फिर आगे अगले मंथ के आपको अगले ईयर के स्टार्ट कर देने हैं, यानी फिर दोबारा से जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, फिर दोबारा से 2012 के। तो पहले 2011 का डाटा लिख दिया, फिर 12 का लिख दिया, फिर वो 11 का लिख दिया, फिर 12 का लिख दिया। तो इस तरीके से आपको मतलब सीरियल में लिखते हुए चलना है। वो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, सर ऐसे दे रखा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। आपको पहले ईयर के हिसाब से चलना है, 2010 का जो भी डाटा दिया है वो लिख दिया, फिर 2011 का डाटा है वो लिख दिया, फिर 2012 का डाटा है वो लिख दिया। तो इस तरीके से आप डाटा को लिखते हुए चलोगे, इजीली इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। और रिप्रेजेंट करने के बाद जो कैश जैसा भी क्वेश्चन में वहाँ पर बोला होगा कि आपको 6 ईयर का निकालना है या 4 ईयर का या 3 ईयर या 2 ईयर, जैसा भी दे रखा होगा वैसा आप उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपके ये सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। फिर भी किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।